नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएससीआईटी टॉपर पर। दोस्तों, आरएससीआईटी का पेपर मुश्किल तभी लगता है जब आप मैजिक क्वेश्चन नहीं जानते। ये वे सवाल हैं जो आपका पेपर इतना आसान बना देंगे कि आप सोचोगे आरएससीआईटी इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता। ये वीडियो मिस कर दी तो एग्ज़ाम में आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी और फिर फेल भी होना पड़ सकता है, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। आज का हमारा प्रश्न है एमएस एक्सेल में जो कि संशोधन के काम आती है वह है ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F3 या ऑप्शन डी F4। सही उत्तर है F2, क्योंकि दोस्तों F2 का उपयोग एक्सेल में किसी सेल की सामग्री को एडिट संशोधित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए आप किसी सेल में लिखा नंबर या टेक्स्ट बदलना चाहते हैं तो सेल को चुनेंगे, F2 दबाएंगे और मैजिक होगा। अब आप सीधे एडिट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट की होती हैं जो एक्सेल की होती हैं लेकिन एग्जाम में आती हैं। F1 की का प्रयोग हेल्प खोलने के लिए किया जाता है अगर आपको कोई मदद चाहिए। इसके अलावा एग्जाम में पूछेंगे F3, इसका क्या काम है? तो दोस्तों F3 का काम है नाम पेस्ट करने या नाम वाली चीज के लिए। F4 का भी आ सकता है आखिरी कमांड को दोहराने या सेल एड्रेस को फिक्स करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है मोबाइल में लोकेशन सेवा प्रदान करता है। ऑप्शन है हमारे शेयर इट, ब्लूटूथ, मोबाइल डेटा या जीपीएस। दोस्तों जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो हमें लोकेशन के लिए उपयोग लिया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है मूल और संशोधित दस्तावेजों को साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर प्रश्न को सबसे आसान भाषा में समझाया जाए तो प्रश्न में कहा गया है किस चीज से हमें पता चलता है कि दस्तावेज असली है और इनको किसी ने बदला नहीं है। ऑप्शन ए डिजिटल हस्ताक्षर, ऑप्शन बी राजस्थान सरकार, सी भारत सरकार या डी डिजिटल प्रणाली। तो दोस्तों हमें किससे पता चलेगा? डिजिटल हस्ताक्षर से हमें पता चलेगा कि दस्तावेज असली है और किसी ने इसको बदला नहीं है, क्योंकि इस पे QR कोड लगा होता है। उससे हम ये साबित कर सकते हैं कि दस्तावेज असली है और इसमें किसी ने छेड़खानी नहीं की। एग्जाम में सवाल को ऐसे ही कंफ्यूज करके दिया जाता है, इसलिए आरएससीआईटी टॉपर में हम इजी तरीके से समझाते हैं ताकि आप पहले प्रश्न समझोगे तो ही तो सही आंसर दे सकते हो। तो ऐसी चीज करना सबसे बेस्ट है हर स्टूडेंट के लिए। प्रश्न है किसी मौजूद पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को खोजने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन Ctrl+O, Ctrl+V, Ctrl+R, Shift+Ctrl+N। दोस्तों इसका सिंपल आंसर है Ctrl+O, लेकिन प्रश्न ही इतना कंफ्यूज करने वाला था कि प्रश्न ही नहीं समझ में आया तो आंसर याद करके आप करोगे क्या? तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप कोई पहले से मौजूद, इसका मतलब है कि कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने पहले बना रखी है और उसमें बहुत सारी हो सकती है 50, 60, 100, उसमें से आपको वो प्रेजेंटेशन खोजनी है जो आपको अभी जरूरत है और उस पर कार्य करना है। तो आप Ctrl+O दबाएंगे और फिर डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें सर्च करके आप देख सकते हैं या उस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि पहले वाली कौन सी प्रेजेंटेशन है जिस पर आप कार्य कर सकते हैं। तो उसके लिए Ctrl+O करेंगे, वहां से खोजेंगे और अपना कार्य कर लेंगे आसानी से। अगला प्रश्न है क्रेडिट कार्ड नंबर कितने अक्षरों का होता है? 13, 14, 15 या 16? तो इसका सही आंसर है वो है 16, क्योंकि दोस्तों क्रेडिट कार्ड 16 नंबर का होता है। लेकिन ये तो एग्जाम में आ गया प्रश्न, लेकिन इसके साथ ऐसा प्रश्न भी आता है कि CVV क्या है? तो इसका मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये भी क्रेडिट कार्ड पर होती है दोस्तों। और CVV नंबर कितने अक्षरों का होता है ये पूछ लिया था एग्जाम में, स्टूडेंट ने गलत कर दिया था कि वो 16 अंकों का होता है। नहीं दोस्तों, CVV नंबर होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। CVV 3 अक्षरों का होता है, तो उसका जो नंबर होता है वो भी 3 अक्षरों का ही होता है। प्रश्न नंबर 6, ये सवाल आपका
एग्जाम में गेम चेंजर बनेगा। ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है। दोस्तों, ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री वीडियो में भी हो सकती है, स्लाइड शो भी हो सकता है, वर्ड डॉक्यूमेंट में भी होती है और पीडीएफ फाइल में तो 100% होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री सभी रूपों में हो सकती है। प्रश्न नंबर 7 नहीं, ये है आपकी असली आस जो एग्जाम में कराएगी आपको पास। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल एनवीएसपी का उपयोग करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम मतदाता सूची में नाम देख सकते हैं राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल से। अपने बूथ एससी और पीसी को भी देख सकते हैं। नए मतदाता पंजीकरण, चुनावी रोल में प्रविष्टियों में सुधार। दोस्तों, हम नए मतदाता पंजीकरण कर सकते हैं एनवीएसपी पोर्टल वेबसाइट से। वेबसाइट को ही पोर्टल कहा जाता है। दोस्तों, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, वेबसाइट ही पोर्टल होती है काम का। चुनावी रोल में सुधार। दोस्तों, चुनावी रोल की जो भी लिस्ट आती है उसमें सुधार को भी देख सकते हैं। तो मेरे अनुसार सारे कार्य किए जा सकते हैं, तो आप इसका आंसर डी करेंगे, उपयुक्त सभी। डॉक्यूमेंट वाला प्रश्न है जो कि है मैजिक क्वेश्चन, जो रिपीट हो सकता है एग्जाम में। डॉक्यूमेंट में एक नया पैराग्राफ इंटर करने के लिए कौन सी की प्रेस की जाती है? दोस्तों, कंट्रोल से नहीं कर सकते, एल्ट से नहीं कर सकते, एक्सेप्ट तो ज्यादातर चीजों को बंद करने के लिए यूज होता है या हटाने के लिए, तो इंटर से ही हम ये कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर को एक टीवी या प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए किस केबल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, अगर आपके पास कंप्यूटर है, उसको आप एक अपने टीवी से या प्रोजेक्टर से जोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ने के लिए हमें किसी केबल की जरूरत होगी। वो केबल कौन सी हो सकती है? तो पहली केबल है HDMI और दूसरी है VGA। इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक टीवी या प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम टीवी या प्रोजेक्टर को जोड़ सकते हैं। दोस्तों, एक दूसरे को भी जोड़ सकते हैं। और वैसे अभी के कंप्यूटर में सिस्टम होता है कि स्क्रीन 1 पे ही ऑन रखना है या स्क्रीन 2 पे ऑन रखना है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर की चीजें सिर्फ कंप्यूटर में ही दिखानी है या फिर टीवी में भी दिखानी है। और सबसे मजेदार ऑप्शन होता है वो होता है खींचकर लंबा करना। अब ये क्या है दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन होती है वो आधी तो आपकी कंप्यूटर में होती हैं और आधी आपके टीवी या प्रोजेक्टर में चली जाती हैं। तो ये चीजें भी होती हैं और ये कनेक्टिविटी विकल्प होते हैं। ये प्रश्न नहीं, वो पॉइंट है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, जिसे शॉर्ट फॉर्म होती है एनवीएसपी में, ऐसी से तात्पर्य है। इसका अर्थ है असेंबली कंसिस्टेंसी, जो कि इसका सही आंसर है। ध्यान रखना, गलत मत करना, एग्जाम में 2 नंबर चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, ये है सबसे मुश्किल सवाल आपको लग रहा है, लेकिन इसे मैं आसान करके समझाता हूँ। पावर पॉइंट 2019 में पेज ओरिएंटेशन सेटअप है, डिफॉल्ट कौन सा है? तो वो है दोस्तों लैंडस्केप। क्योंकि जब भी आप पावर पॉइंट को चालू करेंगे तो ऑटोमेटिक जो आपकी स्क्रीन पर आएगा, किसी तरीके से तो पेज आएगा ही ना MS पावर पॉइंट का, तो वो लैंडस्केप में आता है। सिंपल इसका आंसर है, आगे बढ़ना जरूरी है। इसमें से एक CD DVD की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। ऑप्शन ए है 630 MB। CD का मतलब दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, DVD का मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। तो दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क अर्थात CD की सामान्य क्षमता होती है लगभग 700 MB, जिसे कभी कभी 630 भी लिखा जाता है। तो ये तो एक प्रचलित क्षमता है। प्रश्न नंबर 12 का B पॉइंट 4.7 GB, ये है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क की सामान्य प्रचलित क्षमता, जिसे 4.7 GB सिंगल लेयर और 9.4 GB ड्यूअल लेयर में होती है। तो नीचे वाला ऑप्शन भी क्लियर हो गया। ये क्या है, 9.4 GB क्या है और 4.7। अगर सिंगल लेयर है तो 4.7 GB होगी DVD में, और अगर डबल लेयर है 9.4 GB होगी। अब आता है 13 GB। तो कोई सामान्य CD या DVD की क्षमता नहीं है, यह बहुत बड़ी है और सामान्य डिस्क पर उपलब्ध नहीं होती। तो यह सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है, जो कि इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13, रोजगार और आजीविका पोर्टल की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन को देखते हैं तो कौशल विभाग, रोजगार विभाग, उद्यमिता विभाग और उपरोक्त सभी। सोचो और मजेदार तरीके से समझो। सोचो, आप नौकरी ढूंढ रहे हो, पहले जाना पड़ता था दफ्तर, वो भी सरकारी, लंबी लाइनों में लंबा इंतजार।
अब सरकार ने सोचा चलो सब कुछ ऑनलाइन कर देते हैं ताकि लोग घर बैठे नौकरी और आजीविका की जानकारी देख सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बोला कौशल बेटा तुम भी आओ, रोजगार बेटा तुमको तो आना ही पड़ेगा, और उद्यमिता बेटा तुम तो हमारे बेटे हो। तीनों तीनों ने मिलकर कहा यह बनाएंगे हम भारत सरकार का श्रम रोजगार मंत्रालय ने शुरू करते हुए लोग ऑनलाइन जानकारी और नौकरी के लिए आजीविका के लिए इन तीनों विभागों ने मिलकर, जो कि है कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग ने मिलकर इसकी शुरुआत की, ताकि क्या है बेटे आसानी से मिले नौकरी और इसके साथ ही छोकरी। बड़ा मुश्किल था। निम्न में से कौन सी सोशल मीडिया साइट नहीं है? क्या बात है, कौन सी नहीं है? अगर ऑप्शन को देखा जाए तो फेसबुक इसमें है। ये तो वो जगह है जहां लोग हर समय मैं भी खाना खा रहा हूं या मेरी बिल्ली ने क्या किया पोस्ट करते हैं। अब आते हैं इंस्टाग्राम पे। यहाँ लोग सिर्फ फोटो और वीडियो दिखाते हैं। देखो मेरी नई जूती जोड़ी, ए और बी दोनों। ओहो ये भी ऊपर चला गया। ए और बी दोनों, ओहो ये तो वही है, दोनों एक जैसे। अरे भाई अब आ गया है विकिपीडिया। यहाँ कोई मजेदार पोस्ट या सेल्फी नहीं डालता, सिर्फ सूचना और ज्ञान मिलता है। तो ये क्या है? सोशल मीडिया साइट नहीं, ज्ञान देने वाली साइट है। तो प्रश्न में भी यही था, कौन सी सोशल मीडिया साइट नहीं है? तो वो है विकिपीडिया, क्योंकि ये है ज्ञान का भंडार। जैसे आरएसआईटी टॉपर है, आरएसआईटी स्टूडेंट के लिए वरदान, इस प्रकार विकिपीडिया है ज्ञान का भंडार। प्रश्न को बहुत बड़ा बना दिया है। इसमें सिंपल पूछा है कि पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? तो वो है डी। डी सिंपल डी नहीं, Ctrl+D बना दो डुप्लीकेट पावर पॉइंट में स्लाइड को। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये है वो पॉइंट जो पेपर भी मुश्किल लगने लगे तो ये प्रश्न आएगा और आसानी से नंबर दिला जाएगा। ओहो ये आ गया। सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है? क्या प्रश्न था? ई गवर्नेंस के द्वारा, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट बिजनेस सिटीजन्स। तो इसका सही आंसर है गवर्नेंस। मैजिक क्वेश्चन बराबर इजी मार्क्स। ला देते हैं एक और प्रश्न शॉर्टकट के साथ। प्रश्न है एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर, वर्ड पैड, नोट पैड, कोई नहीं। अगर इसको समझे आसान तरीके से, सोचो आप कोई खत लिखना चाहते हो। अब किसके लिए लिखना वो तो मैं नहीं बता सकता, एजुकेशन चैनल है। या फॉर्म ब्रोशर तैयार करना चाहते हो, आपको चाहिए सिर्फ एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो टेक्स्ट को सजाने में, फॉर्मेट तैयार करने में और पेशेवर दिखाने में मदद करे, जिसमें हो ऐसे लगाने वाले दिल, जो लगे आपको कि यार क्या टेक्स्ट लिखा है, क्या डिजाइन बनाई, क्या दिल लगाए। ऐसा काम कौन सा सॉफ्टवेयर आसानी से कर सकता है? तो आपको चाहिए वर्ड प्रोसेसर। क्या चाहिए? वर्ड प्रोसेसर। वो आपके ऐसे लेटर्स लिखने में काफी मदद करता है, भले वो ब्रोशर हो, फैक्स हो, ऐसी चीजें। नोट पैड क्या है दोस्तों? बस साधारण लिखावट है, कोई डिजाइन नहीं, तो आपका लेटर जाएगा नहीं, आपको अपनी मंजिल मिलेगी नहीं। और नोट पैड का हो गया। वर्ड पैड क्या है? थोड़ा बढ़िया लेकिन फुल प्रो फीचर्स नहीं, जो आपकी इमोशन और भावना को दिखा सके, वैसा काम ये दोनों नहीं कर सकते, क्योंकि ये नोट पैड में साधारण लिखने वाले टेक्स्ट होते हैं, कोई डिजाइन नहीं, कोई तरीका नहीं। वर्ड पैड थोड़ा बढ़िया है लेकिन आपका जो लेटर लिखना है वो उसमें नहीं होता, इसलिए वर्ड प्रोसेसर इसका सही आंसर होता है। कंप्यूटर किस मेमोरी में बार बार उपयोग में ली जाने वाली सूचनाओं को संग्रहित करता है? ऑप्शन है हमारे मुख्य मेमोरी, कैश मेमोरी, रैम और रोम। इसका आंसर तरीका मजेदार। एक कंप्यूटर था, अब वो कंप्यूटर ही था, नाम था कंप्यूटर बाबू। कंप्यूटर बाबू के पास एक बड़ा घर था जिसको बोलते थे रोम।
यहाँ हमेशा वही चीजें रहती थी जो कभी बदलती नहीं थी। उसके पास एक कमरा था जिसका नाम था रैम। यहाँ रोज रोज काम की चीजें रखता था, जैसे चल रही फिल्म, गेम, प्रेजेंटेशन। लेकिन सबसे बड़ा राज था उसका छोटा सुपरफास्ट टेबल, जिसे कहा जाता है कैश मेमोरी। सुपरफास्ट टेबल का नाम था कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी का कार्य क्या था कि यहाँ कंप्यूटर वह जानकारी रखता था जो उसको बार बार इस्तेमाल होती थी, ताकि तुरंत निकल जाए। जैसे हर दिन सुबह वह अपनी चाय की कप रखता था, वहां तुरंत मिल जाती थी। मतलब बार बार उपयोग होने वाली चीजों को कैश मेमोरी में रखता था। इस प्रकार समझा जाए तो आसान याद रखने वाली ट्रिक्स, जो चीज बार बार काम आए उसको कैश मेमोरी में रखो, वह सीधे फटाफट टेबल पर रखो, जो कि है कैश मेमोरी वाली टेबल। अगला प्रश्न है कि HRMS, ई ऑफिस, IFMS, ई प्रोक्योरमेंट किसके लिए है? तो सरकारी अधिकारियों के लिए है। एक रिवीजन क्वेश्चन था जो हमने दोबारा डाला है इसमें। ये कंप्यूटर की भाषा जो 0 और 1 संख्याओं की मदद से लिखा जा सकता है, क्या कहलाती है? ऑप्शन है टॉप लेवल लैंग्वेज, बी मशीन लेवल लैंग्वेज, सी असेंबली लैंग्वेज, या डी ये सभी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर का क्या हो गया? कंप्यूटर का था एक दोस्त, नाम था रोबो भाई। हिंदी अंग्रेजी समझते न बोले, बस 0 और 1 ही आई। रोबो दोस्त था लेकिन उसको 0 और 1 ही समझ आता था। हम बोले भाई बता तेरा काम आसान कर दो। रोबो बोला मैं सिर्फ मशीन भाषा में खुश रहूं। 0 और 1 मेरा गाना, इसी में मैं सब काम करूं। क्या बोला? 0 और 1 मेरा गाना, मैं इसी में काम करूं। टॉप लेवल लैंग्वेज, जैसे इंसान की भाषा रोबो को समझ ना आए। टॉप लेवल लैंग्वेज इंसान की भाषा जो रोबो को समझ ना आए। असेंबली लैंग्वेज थोड़ा आसान, लेकिन अभी भी रोबो को थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए। अब आती है मशीन लेवल लैंग्वेज, बस 0 और 1 यही मेरा प्यार। तो मशीन को कौन सी समझ में आएगी? 0 1 यही मेरा प्यार। तो ये कौन सी भाषा है? मशीन लेवल लैंग्वेज है। अब टॉप लेवल कौन सी है? जैसे इंसानों की भाषा रोबो को समझ में ना आए, तो रोबोट नहीं समझे वैसी भाषा है मशीन लेवल लैंग्वेज। क्योंकि दोस्तों अगर और सिंपल तरीके से समझे तो 0 और 1 होता है, ये मशीन लेवल पर काम करता है, और ये भाषा इंसानों को समझने के लिए नहीं होती है। उसके बाद आती है असेंबली लैंग्वेज। ये थोड़ी आसान है, लेकिन ये भी उस रोबोट की भाषा ही है जो 0 और 1 की तरह होती है। इतनी आसान नहीं है कि इंसान इसको समझ सके। तो इंसान ने क्या किया कि मशीन को जो समझ में आए वो मशीन के पास रखी, 0 और 1 वाली। उसके बाद बनाई थोड़ी ऐसी भाषा जो मशीन को समझ में आए, और वो टॉप लेवल लैंग्वेज है जो इंसान को समझ में आए। उसके बीच की भाषा थी असेंबली लैंग्वेज। तो ये क्या करती है? टॉप लेवल जो इंसानों को समझ में आए, असेंबली जो टॉप लेवल लैंग्वेज इंसानों को समझ में आए वो असेंबली लैंग्वेज में आता है, और फिर वो मशीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर बन जाता है। प्रश्न नंबर 21, आधार एनरोलमेंट संख्या और अन्य विवरण के साथ एक स्लिप प्रिंट दी जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि बॉस जी आज आधार सेंटर गए, मुंह पर बड़ी सी मुस्कान, आंखों में जासूसी का ध्यान। बॉस बोले भाई मुझे तो डिजिटल पहचान का VIP पास चाहिए, जिसमें नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम सब मेरी सुपर स्पेशल स्लिप में होना चाहिए। कंप्यूटर वाला बोला कोई बात नहीं सर जी, सब आपकी एंट्री स्लिप में दर्ज कर देते हैं। यह स्लिप आपकी पहचान की डिजिटल चाबी है। अब कहीं भी आधार दिखाओ, बस सब समझ जाएंगे वाह भाई ये तो वही बंदा है जिसने आधार इनरोलमेंट करवाया, और उसके पास थी एक्नॉलेजमेंट वाली पर्ची। तो बॉस मुस्कुराए और बोले वाह इतनी मजेदार और आसान प्रक्रिया, और मैं अभी अपनी कुर्सी पर राज कर रहा हूँ, इसीलिए बोलते हैं अगर आपको चाहिए आसान लाइफ तो सबसे पहले करवाओ आधार इनरोलमेंट, जिसमें होगा एक स्लिप जो कि आधार बनाते समय दी जाएगी, या अपडेट करोगे तब भी दी जाएगी, और ये होगी आपकी पहचान की पहली झलक। जब भी आएगा आधार आप बन जाओगे अपने बॉस। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की गति मापने में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ना हो जरूरी, तब पढ़ लें शायरी की ये लहर।
कंप्यूटर बाबू बैठा था लैपटॉप पे, सोच रहा था मेरा काम क्यों लेट हो रहा। हमने पूछा उससे हंसते हुए, तुम बताओ तेरी गति किसमें नापे। कंप्यूटर बोला, मेरी स्पीड का नाम है GHz। ये क्या होता है? गीगा हर्ट्ज। तेज दौड़ो जैसे बिजली की लहर, मल्टीटास्किंग करो फटाफट, मेरी गति नापे यही CPU की दर। लेकिन दोस्तों अब तो असली तैयारी बाकी थी। उसका आया बेटा जिसका नाम था HZ हर्ट्ज, जिसे घड़ी की गति कहा जाता है। तो दोस्तों अगर स्पीड हो तेज तो यूज होगा GHz, वो होगी स्पीड सबसे तेज बिजली की लहर में। अगर आएगा बेटा तो स्पीड होगी हर्ट्ज में, जो कि होगी घड़ी की गति हर्ट्ज में। और इसी से नापी दोनों की स्पीड, पता चला कि गीगाहर्ट्ज बहुत तेज था और हर्ट्ज काफी धीरे था। लेकिन आंसर तो यही था कि कंप्यूटर की गति मप गई थी हर्ट्ज में और गीगाहर्ट्ज में। स्टेट बैंक बड़ी किस बैंक द्वारा बनाया गया है? जिस बैंक में सबसे बड़ी लाइनें लगती हैं, जिसमें कोई भी काम कराने के लिए आपको लग जाए कि ये सरकारी बैंक है, तो उसे SBI कहा जाएगा और ये SBI का ही एप्लीकेशन होता है। निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं सिवाय। तो दोस्तों स्प्रेडशीट में क्या होता है या फिर एक्सेल में क्या होता है? क्योंकि एक्सेल में स्प्रेडशीट होती है तो एक्सेल में क्या होगा? वर्कशीट होगी, सेल होंगे, फॉर्मूले होंगे, लेकिन वायरस डिटेक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वायरस डिटेक्शन। दोस्तों ये था RSCIT के प्रश्नों का मैजिक, जो आपके लिए एग्जाम को बना देंगे इजी, लेकिन लगाना है असली जैकपॉट, जो बनाएगा आपको टॉपर की सीट को पक्का। ये केवल आने वाले प्रश्न उसी के लिए हैं, जो कि है RSCIT का असली प्रैक्टिस सेट। ये है सबसे जरूरी सेट, जिससे पेपर की तैयारी होगी डायरेक्ट। और जिसने किया वीडियो को लाइक उसको मिला सबसे पहले अगला वीडियो, जिसने किया कमेंट उसको मिलेगा 100% सही आंसर अगर आपका कोई सवाल है। लेकिन अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो नहीं मिलेगा आपको अगला RSCIT का प्रैक्टिस सेट। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी न रह जाए अधूरी, रहे आप दूसरे स्टूडेंट से सबसे आगे, तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और अगला वीडियो मिस मत करना, क्योंकि वो हर स्टूडेंट के लिए बेस्ट होगा।